हे दोस्तों, आज तो मन बड़ा उदास है क्योंकि आप लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया है पार्ट 19 पर। क्या सीरीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की सीज़न 2 में एपिसोड नंबर 20। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रही है। मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और बेहतर तरीके से डिज़ाइन करूँ या कुछ भी आपके मन में थॉट हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। कहानी में अभी तक हमने देखा था अबिका और प्रीत दोनों ही स्कूटी से एक साथ कॉलेज पहुंची। अबिका स्कूटी पर पार करते हुए कहा, चल अभी, आज बहुत देर हो गई है। दोनों ही भागते हुए अंदर आई और तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ देते हुए, रुक प्रीत, एक बार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों ने बढ़ते कदम रुक गए और दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सामने ही नमन खड़ा हुआ प्रीत को देख रहा था। नमन राठी को देखकर अबिका, प्रीत दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, जैसे जता रही हो कि ये यहाँ पर क्यों है। उसने एक नज़र अबिका की तरफ देखा और फिर कहा, तुम अपनी क्लास में जाओ, अभी मुझे प्रीत से कुछ ज़रूरी बात करनी है। नमन की बात सुनकर अबिका ने प्रीत की तरफ देखा तो प्रीत ने इशारे से उसे अंदर जाने के लिए कहा। अबिका अपने से धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसे नमन राठी को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार नमन राठी ने प्रीत के साथ बिहेव किया था उसके बाद से वो नमन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा था। इतना हमने कल की स्टोरी में सुना था। अब आगे अबिका के जाने के बाद प्रीत ने नमन सर से पूछा, जी कहिए सर, आपने मुझे क्यों रोका और ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी आपको? नमन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि जल्द ही तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई नोट्स तैयार किए हैं और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। प्रीत को थोड़ा सा अजीब लगा कि पूरी क्लास को छोड़कर नमन राठी उस पर इतना मेहरबान क्यों है और स्पेशल ट्रीटमेंट उसे क्यों दे रहा है। इसीलिए उसने कन्फ्यूजन से पूछा, सर क्या आपने स्पेशली मेरे लिए नोट्स तैयार किए हैं? तो नमन ने स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल प्रीत, तुम काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और जो भी स्टूडेंट पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं वो अक्सर मेरे फेवरेट होते हैं, इसीलिए तुम भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। नमन की बात सुनकर प्रीत कुछ तो कन्फ्यूज हुई, फिर शायद इसीलिए नमन राठी बहुत मेहरबान है, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा अजीब तो लग रहा था। उसने झिझकते हुए कहा, पर सर मैं आपने नोट्स खुद तैयार कर लूँगी। तो नमन ने सैड सा फेस बनाते हुए कहा, प्रीत मुझे लगता है कि पिछली बार की वजह से तुम मुझसे शायद थोड़ा नाराज़ हो, इसलिए तो मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती। प्रीत को जब लगा कि नमन राठी को उसकी बात का बुरा लगा है तो उसने जल्दी से कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, भला मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगे, आप तो मेरी हेल्प ही कर रहे थे ना, बस मैं तो ये कह रही थी कि आप मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हैं। प्रीत की बात सुनकर नमन ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, प्रीत मैंने कहा ना कि तुम मुझसे एज ए स्टूडेंट बहुत पसंद हो, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओ और अपनी पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब देखो, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो तो मुझसे नोट्स लेने से मना नहीं करोगी। प्रीत ने कहा, ठीक है सर, आप दे दीजिए मुझे नोट्स, मेरे लिए तो हेल्पफुल ही रहेगा ना कि खुद अपने लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। नमन ने कहा, ठीक है चलो, वो मेरे केबिन में ही रखे हुए हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रीत नमन के साथ उसके केबिन की तरफ चल दी। नमन अपने केबिन का डोर ओपन कर अंदर आया और डेस्क पर ही कुछ ढूंढने लगा। प्रीत वहीं डेस्क के सामने खड़ी हुई नमन को देख रही थी। नमन ने सारी फाइलें ऊपर नीचे उठा पटक कर देखते हुए नोट्स ढूंढे पर उसे मिल ही नहीं रहे। उसने अपना फोरहेड रब करते हुए कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा, आई थिंक मैं उसे अपने घर ही भूल गया हूँ। वो क्या है ना, काम का प्रेशर इतना है तो अक्सर मुझे याद ही नहीं रहता। तो प्रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, वैसे भी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और मुझे अभी जाना होगा। नमन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रीत, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम ऐसा करो ना कि तुम मेरे घर ही आ जाना नोट्स लेने के लिए। प्रीत ने जाते हुए कहा, सर मैं आपके घर? तो नमन उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सकती हो? देखो मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ, मुझे लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है और मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है। प्रीत ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है सर, मैं आपके घर आ जाऊंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे क्लास अटेंड करनी है और कॉलेज के बाद मुझे जल्दी ही घर जाना है, क्योंकि आज मम्मी ने मुझे कुछ काम कहा है इसीलिए, और कल तो वैसे भी संडे है, मैं 2-3 दिन बाद आपके घर आकर वो नोट्स ले लूँगी। अब नमन ने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया कर सकता था कि इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम वो नोट्स लेने जरूर आना। प्रीत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और केबिन से बाहर चली गई। प्रीत ने जाते ही नमन के फेस पर इस वक्त एक काफ़ी अच्छी मुस्कान थी। वो एकदम से डेविल स्माइल में बदल गई और उसकी आंखों के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसने अपनी पॉकेट में फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। सामने वाले ने फ़ोन उठाते ही उसने कुछ देर बात की और फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर वो अपनी रेलिंग चेयर पर बैठ गया और अपना सिर चेयर के पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल भी शांत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेयर की आर्म रेस्ट पर उसने अपने दोनों हाथ रखे हुए थे और अपनी अंगुलियों को एक अलग ही लय में
आर्म रेस्ट पर टेप कर रहा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और सीलिंग को तरफ देखते हुए कहा, जब तक मेरी शिकार को कुछ पता चलेगा तब तक उसका सब कुछ तबाह हो चुके होगा, क्योंकि ये मेरा वार है जो कभी खाली नहीं जाता। कहने के साथ ही नमन की शैतानियत की तरह हंसने लगा। प्रीत अपनी क्लास में आई तो उसे उस वक्त क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रीत ने अपनी प्रोफेसर से अंदर आने की परमिशन मांगी। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस क्लासरूम में पढ़ा रही लेक्चर ने जब प्रीत को देखा तो उसे घूरते हुए कहा, तुम इतना लेट क्यों आई हो? क्या तुम क्लास का टाइम नहीं पता है? तो प्रीत ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, वो नमन सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया था, उन्होंने मुझे कुछ जरूरी काम था इसीलिए देर हो गई। तो उसकी मैम ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ठीक है, अब जाकर अपनी सीट पर बैठो। प्रीत चुपचाप जाकर अविका के बगल में बैठ गई। अविका ने प्रीत से धीरे से पूछा, नमन कर सर तुमसे क्या कहने वाले थे? उन्होंने तुम्हें क्यों रोका था? प्रीत ने धीरे से कहा, अभी क्लास अटेंड करने दे, बाद में बात आती हूँ। अविका को तो चैन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब से वो क्लास में आई थी वो प्रीत का ही आने का वेट कर रही थी। इसीलिए उसने एक बार फिर पूछा, मुझे अभी जानना है, क्या तुम जानती नहीं हो कि वो कैसा है और तुम कोई बहाना बनाकर वहां से नहीं निकल कर आ सकती थी? प्रीत ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, अविका वो सिर्फ मुझे नोट्स देना चाहते थे और कोई बात नहीं। अभी अविका कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी उसकी मैम को तेज आवाज उन दोनों के कानों पर आई, अगर तुम दोनों की बात करनी है तो क्लास से बाहर निकल जाओ, यहाँ और लोग को डिस्टर्ब मत करो। मैम की बात सुनकर अविका और प्रीत दोनों ने जल्दी से चुप हो गई और वापस अपनी बुक को देखने लगी। कुछ ही देर बाद लेक्चर दोबारा स्टार्ट हो गया। अब पूरी क्लास के दौरान अविका के दिमाग में तो यही बात घूम रही थी कि नमन सर आखिरकार प्रीत को नोट्स क्यों देना चाहते हैं और वो प्रीत पर इतने मेहरबान क्यों हैं। वहीं प्रीत तो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। कुछ ही देर बाद अविका और प्रीत दोनों ही कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी। अभी प्रीत को तो पूरी तरीके से अपने खाना खाने में बिजी थी, वहीं अविका कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए कुछ सोच रही थी। प्रीत ने जब अविका को अपना खाना खाते हुए ना देखा, कुछ सोचने में बिजी देखा, तो टेबल पर हल्का सा टेप करते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? भूख नहीं लगी है क्या? अविका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है प्रीत कि ये नमन राठी आखिर चीज़ क्या है? प्रीत में कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए पूछा, मतलब, और तुम में नमन सर पर इतना डाउट क्यों होता है अविका? वो सिर्फ मेरी हेल्प ही तो करना चाहते हैं। तो अविका ने चिढ़ते हुए कहा, प्रीत, जितना मैं जानती हूँ तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो। वो तुम्हें नोट्स लेने के बहाने अपने घर बुला रहे हैं, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? तो प्रीत ने कहा, हाँ, वो मुझे घर बुला रहे हैं, दरअसल वो नोट्स लाना भूल गए थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा है घर आने के लिए। तो अविका ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम पागल हो गया? वो घर से नोट्स लाकर भी तुम्हें दे सकते हैं ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके घर जाने की? और तुमने देखा ना पिछली बार उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया था। प्रीत ने कहा, माहिर को किसी तरह की गलतफहमी हुई है, पर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करेंगे? अब तो अविका को प्रीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने प्रीत को डांटते हुए कहा, तुम उनके घर नहीं जाओगे, समझी, वरना मैं माहिर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुमने उसकी बात नहीं मानी। प्रीत ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम माहिर को इन्फॉर्म तो तब करोगी ना जब तुम्हें पता होगा कि वो है कहाँ। मुझे खुद को नहीं पता कि वो इतने दिनों से कहाँ है, और वैसे भी मुझे माहिर की परवाह नहीं, क्योंकि जब से वो मेरी परवाह नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? इतने दिन हो गए हैं और मुझे एक मैसेज तक नहीं किया वो कहाँ है, तो फिर मैं क्यों परवाह करूँ? अब अविका प्रीत की इस बात पर कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीत की बात सही थी। वो समझ रही थी कि अब प्रीत भी माहिर से नाराज है, लेकिन उसने एक बार फिर से प्रीत को समझाते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें उसे नोट्स चाहिए तो उन्हें साफ कहो कि ये कॉलेज में आकर दे दे, तुम्हें उनके घर नहीं आओगी, क्योंकि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अविका की बात सुनकर प्रीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगी। अब तो खुश। ये देख कर प्रीत की उसकी बात मान गई। अविका के फेस पर एक राहत की स्माइल आई। उसने प्रीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानती प्रीत कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, और मैं जानती हूँ कि मैं उस सिचुएशन से कैसे निकली हूँ। अविका की बात सुनकर प्रीत ने कन्फ्यूजन से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ अविका? अविका ने उदास होते हुए पिछले दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब प्रीत को बता दिया, जिसे सुनकर प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने थोड़ा घबराते हुए पूछा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, और उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अविका ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम एक शादी अटेंड करने के लिए वहाँ गई थी, और अगर मैं तुम्हें ये सब बताती तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता ना। मैंने सोचा था जब तुम वापस आओगी तब तुम्हें सब बता दूंगी। और चिंता मत कर, आयुष वक्त पर वहाँ पहुँच गया था, और तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले ही उन दोनों की लाश है जंगल में मिली थी। शायद उन्होंने किसी और के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया होगा, इसीलिए किसी ने उन्हें मार दिया। अविका की बात सुनकर प्रीत ने थोड़ा गुस्से से कहा, जिसने भी ये किया बहुत सही किया, ऐसे लोगों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई और उन्हें नहीं मारता ना तो मैं खुद जाकर दोनों का मर्डर कर देती। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ मिसबिहेव करने की? अविका ने हंसते हुए कहा, अब अपने गुस्से को शांत करो, वैसे भी उन दोनों की आत्मा नरक में सुधर चुकी होगी। इटली में हीर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी। इस वक्त चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वहीं उसे पीछे ही सर्वेंट उसका लगेज लिए नीचे आ रही थी। हीर जाकर रणवीर के सामने खड़ी हो गई। रणवीर जो सोफे पर बैठे हुए आरव से कुछ बात कर रहा था, उसने जब हीर की तरफ देखा तो खड़े होते हुए कहा, अभी तुम नाराज हो? हीर ने मुंह फुलाते हुए कहा, नाराज होने वाली बात करेंगे तो मैं नाराज ही होंगी ना डैड।
आपने मेरे एक बात नहीं मानी। रणबीर ने हंसते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अब मुंह फुलाना बंद करो और जाकर गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है। हीर का वाकई में वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर रणबीर का ऑर्डर था तो उसे मानना ही था। फिर रणबीर ने आरव से कहा, आरव तुम हीर को एयरपोर्ट तक छोड़कर आओ, वहाँ पर हमारा जेट वेट कर रहा है। आरव कुछ कहने ही वाला था कि हीर ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे छोटी बच्ची मत समझिए, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। और हाँ, अपनी उस फौज को भी कह देना कि मेरा पीछा आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ। कहकर हीर मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। आरव ने हैरानी से हीर को जाते हुए देखा, फिर रणबीर से कहा, अंकल एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना। रणबीर ने वापस सोफे पर बैठते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो आरव, चलो फिर भी तुम पूछ लो। तो आरव ने भी दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा, आपकी बेटी का एटीट्यूड देखकर कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं मैं इसे पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगा। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आखिर हमारी हीर में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, इसका एटीट्यूड जल्द ही हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारी हीर बहुत ही जल्द एक बड़ी सी मुसीबत में फंसने वाली है। तो बने रहिए और स्टोरी को एंजॉय करते रहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आरव की बात पर रणबीर ने उसे घूर कर देखा तो आरव ने भी थोड़े बेचारू वाला फेस बनाते हुए कहा, अंकल अब आप प्लीज़ हीर की फेवर मत लेना, आप मेरे सबसे अच्छे वाले अंकल हैं ना। रणबीर ने आइस रोल करते हुए कहा, आई नो मैं तुम दोनों में से किसी एक का फेवर नहीं ले सकता। चलो अब रणबीर हीर के पीछे जाओ, कहीं वो अकेली ही गाड़ी लेकर ना निकल जाए। आरव ने हड़बड़ाते हुए कहा, ओ नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहकर आरव जल्दी से मैन एंट्रेंस की तरफ भागा, क्योंकि वो जानता था कि हीर गुस्से में कुछ भी कर सकती है। और जैसे ही उसने सोचा था वैसा ही हुआ। हीर ने ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां से निकल गई। आरव के पास में खड़े गार्ड ने कहा, तुमने उसे जाने से रोका क्यों नहीं और उसके पीछे क्यों नहीं गई? तो गार्ड ने लाचारी से आरव को देखते हुए कहा, बॉस पर उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर हम उनके पीछे आ गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी आप जानते हैं ना कि वो बॉस की बेटी है और उनके ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। आरव को गार्ड्स की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे हीर के पीछे जाना ज़्यादा जरूरी लगा, इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। वही गार्ड जल्दी से अंदर गया। रणबीर जो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, गार्ड ने वहाँ आने से उसके कदम रुक गए। उसने सवालिया नजरों से गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुमने इतने घबराए हुए क्यों हो? तो गार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, वो हीर मैम अकेली ही गाड़ी लेकर निकल गई है। यह सुनकर रणबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए। उसने गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उसे अकेले नहीं जाने देना, तो फिर वो अकेले कैसे चली गई? तो गार्ड ने डरते हुए कहा, उन्होंने हमें वार्निंग दी थी और हम भला आपकी बेटी का ऑर्डर को कैसे मना कर सकते थे? रणबीर ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुम्हारे लिए पहले मेरा ऑर्डर फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद किसी और का, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। अब जल्दी से अपने आदमियों से कहो कि हीर की गाड़ी का पीछा करे और सेफली उसे एयरपोर्ट पर पहुंचाए। रणबीर का ऑर्डर मिलते ही गार्ड जल्दी से बाहर भागा। रणबीर ने अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाला और हीर की नंबर डायल किया। सामने से हीर की फोन की रिंग बज रही थी, पर हीर फोन पिक नहीं कर रही थी। इससे रणबीर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। हीर तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी क्यों हो गई हो? पिकअप द फोन। पर हीर थी कि फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। गुस्से में आकर रणबीर ने भी अपने कदम मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। रणबीर अभी बाहर आया ही था कि सामने से अबीर जो इस तरफ आ रहा था। रणबीर को इतना गुस्से में बाहर आते देख वो रुक गया और उसने रणबीर को ग्रीट करते हुए पूछा, अंकल क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? रणबीर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हीर अकेले ही गाड़ी लेकर निकल गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, जबकि वो जानती है कि यहाँ कदम कदम पर उसके पीछे खतरा है। अबीर रणबीर के पीछे पीछे लगभग भागते हुए बोला, ठीक है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रणबीर अबीर से कुछ कहने ही वाला था, तभी रणबीर का फ़ोन रिंग करने लगा। रणबीर जो अपनी गाड़ी तक पहुँच चुका था, वो गाड़ी का डोर ओपन करने ही वाला था, अचानक ही उसके हाथ रुक गए और उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो एक प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। रणबीर ने एक नज़र अबीर की तरफ देखा जो रणबीर को ही देख रहा था। फिर रणबीर ने फ़ोन पिक करके अपने कान पर लगा दिया। सामने की बात सुनकर रणबीर की पकड़ गुस्से से अपने फ़ोन पर कस गई। वो लगभग सामने वाले पर चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेड यू किडनैप माई डॉटर, आई विल किल यू। कहकर रणबीर ने गुस्से से अपने फ़ोन को परस पर जोर से पटका और फिर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, हमारे सभी आदमियों को अलर्ट करो, कोई बड़ी शिद्दत से अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, तो आज उसकी ये चाहत पूरी कर देते हैं। कहकर रणबीर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से बड़े ही फास्ट ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल गया। अबीर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देने लगा। इटली के एक कोने में पहाड़ी इलाके में एक विला था जो एक पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ था और चारों तरफ से वो पहाड़ी जंगल से घिरा हुआ था।
एक साथ कई सारी गाड़ियां उस विला के अंदर एंटर हुई। ये विला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और देखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान भी। वो गाड़ी एक कतार के साथ मेन एंट्रेंस के आगे आकर रुकी। उसमें से तीसरे नंबर की गाड़ी का डोर ओपन हुआ और एक आदमी एक लड़की की बाह पकड़े हुए उसे लगभग खींचते हुए बाहर लाया। उस लड़की की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ था और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो आदमी जो देखने में काफ़ी हटा-खटा था, वो लगभग उस लड़की को घसीटते हुए अपने साथ विला के अंदर लेकर आया था। वो लड़की कोई और नहीं, हीर थी, जिसे उन आदमियों ने किडनैप किया था। विला के अंदर आते ही उस आदमी ने हीर को पर्स पर धकेल दिया। फिर सामने ही बड़े से सोफे पर बैठे हुए एक आदमी से कहा, बॉस, आखिरकार रणबीर रॉय कपूर की बेटी हमारी हिरासत में आ ही गई। उस बड़े से सोफे पर कोई और नहीं, फ्रांसिको बैठा हुआ था, जो जीत वाली स्माइल के साथ हीर को देख रहा था। फ्रांसिको अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। आखिरकार हमारी हीर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंसी गई फ्रांसिको की चाल में। वो घुटनों के बल हीर के सामने बैठा और एक ही झटके से में हीर की आंखों पर बंधी ब्लाइंड फोल्ड को खोल दिया। एकदम से रोशनी पड़ने से हीर की आंखें हल्की सी चौंधा गई, लेकिन फिर धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने फ्रांसिको को देखकर वो नफरत भरी स्माइल के साथ बोली, तो ये हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। ये तो मुझे पहले से ही डाउट था। फ्रांसिको को तो लगा था कि हीर उसे सामने घबराएगी और डरेगी, लेकिन यहाँ तो हीर बिना डरे फ्रांसिको की आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब दे रही थी। फ्रांसिको ने हीर के गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपने मुंह को बंद रखो लड़की, इस वक्त तुम हमारी हिरासत में हो, मैं जब चाहूँ तुम्हारी जान ले सकता हूँ, कहकर फ्रांसिको ने उसके चेहरे को झटक दिया। तो दोस्तों, क्या फ्रांसिको ले लेगा हीर की जान या फिर रणवीर अपना डेवल अवतार उससे पहले ही दिखा देगा? ये तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आखिर हमारी हीर कैसे बचेगी फ्रांसिको की इस नाकाम चाल से। उसके बारे में आपकी क्या राय है? और खड़े होकर जैसे ही वो वापस सोफे की तरफ बढ़ा, हीर की आवाज़ उसके कानों में आई, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया और कहीं ऐसा तो नहीं तुम खुद किसी के जाल में फंस गए हो? हीर की बात सुनकर फ्रांसिको के कदम जहाँ थे वहीं ठहर गई और उसने पलटकर हीर की तरफ देखा, जो बिना डरे फ्रांसिको को ही देख रही थी। उसके होठ पर एक मिस्टेरियस वाली स्माइल थी। फ्रांसिको वापस हीर के पास आया और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर किया और अपने दांत पिसते हुए बोला, मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम रणबीर रॉय कपूर की बेटी हो, इसीलिए लोगों के दिमाग से खेलना भी अच्छे से जानती हो, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। ये मत भूलना कि अब तुम हम लोगों की हिरासत में हो और मैं जब चाहूँ तुम्हारी जान ले सकता हूँ, कहकर फ्रांसिको ने हीर के गालों को झटक दिया। हीर ने वैसे ही स्माइल के साथ कहा, मेरे हाथों को बांध कर तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? क्या बात है, ये हरकत किसी मर्द की नहीं, एक बुज़दिल इंसान की हो सकती है। फ्रांसिको को हीर की बात को सुनकर हैरानी भी हो रही थी कि ये लड़की, जो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, किसी तरह से उसे बार बार चैलेंज किए जा रही थी। उसे हीर की आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि हीर रणवीर की बेटी है, इसीलिए शायद वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जहाँ तक फ्रांसिको रणबीर रॉय कपूर को जानता था, उसे लोगों का दिमाग पढ़ने और उसमें खेलना बहुत अच्छे से आता था। इसीलिए फ्रांसिको ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, लेकर जाओ इसे और जाकर बंद कर दो। इसके साथ क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपने बॉस के ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी हीर को दोनों तरफ से पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गए। हीर ने जाते हुए ही चिल्लाकर कहा, फ्रांसिको, सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास, बच सकता है तो खुद को बचा ले, क्योंकि अब तक मेरे डैड को पता चल गया होगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है। हीर की बात सुनकर फ्रांसिको कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसने ये बात तो सोची ही नहीं थी कि रणवीर इस वक्त इटली में है और वाकई में उसने रणवीर को बेटी को किडनैप करके कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ा वाला पंगा ले लिया था, क्योंकि वो जानता था कि रणवीर का रुतबा क्या है और उसकी पावर क्या है। ये सोचकर ही फ्रांसिको के चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, सभी लोग अलर्ट हो रहो, अगर कोई भी अनजान आदमी हमारे इस ठिकाने के आसपास नजर आता है तो उसे गोलियों से भून दो, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना, कहकर फ्रांसिको वहां से निकल गया। वहीं उसका ऑर्डर मिलते ही उसके सभी आदमी अलर्ट हो गए। पूरा विला को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक साथ कई सारी ब्लैक गाड़ियां कतार में सुपर फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। उनमें से 2 गाड़ियों में रणवीर और आरव मौजूद थे। दोनों ही अपनी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे थे। रणवीर का चेहरा इस वक्त काफ़ी सख्त नजर आ रहा था और उसकी आंखों में इस वक्त इतनी खतरनाक नजर आ रही थी जैसे किसी शेर की आंखें हो जो अपना शिकार पर
निकला हो। वहीं आरव का चेहरा भी गुस्से से लाल नजर आ रहा था, पर कहीं ना कहीं हीर की फिक्र भी हो रही थी। गुस्सा तो खैर रणवीर को भी हीर पर बहुत आ रहा था, क्योंकि हीर ने उसकी बात जो नहीं मानी थी और अकेले ही निकल गई थी। फ्रांसिको के आदमी हीर को एक कमरे में एक चेयर से बांध कर बाहर निकल गए। हीर पूरे कमरे को देखकर मुआयना कर रही थी कि कहीं से उसे भागने की जगह मिले। पूरे कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी, जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसके दोनों हाथ इस समय चेयर से पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके पैरों भी रस्सी से कसकर बंधे हुए थे। हीर बहुत कोशिश कर रही थी अपने हाथों को खोलने की, पर उन आदमियों ने उनकी हाथों को कुछ ज्यादा ही कसकर बांधा था, जिस वजह से वो रस्सियों की नोट को खोल नहीं पा रही थी। वो पूरे रूम में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो अपने हाथों से रस्सी को काट सके। और जैसे ही उसने सोचा था, थोड़ी ही दूरी पर एक मेज पर एक कांच का जग जो पानी से भरा हुआ था रखा हुआ था। उसने देखकर हीर की फेस पर स्माइल आ गई और आंखों में चमक। कुछ ही देर बाद वो जग फर्श पर गिरा चकनाचूर हुआ पड़ा हुआ था। वहीं हीर भी चेयर समेत फर्श पर गिरी हुई थी। हीर किसी तरह से कोशिश करते हुए उसने कांच का टुकड़ा उठा लिया और अपने हाथ की रस्सी को काटने लगी। हालांकि इन सब में बीच में हीर के हाथ में भी कई सारे कट लग गए थे, पर उसने कोशिश करना बंद नहीं किया था। उसे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई, उसके हाथ की रस्सी कट गई थी। उसने जल्दी से अपने पैरों की रस्सी भी खोली और सीधा खड़ी हो गई। फिर जल्दी से वो खिड़की के पास गई, लेकिन जैसा ही उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाएगी, लेकिन जब उसने खिड़की को झांक कर देखा तो उसे दूसरी तरफ एक खाई थी, जिसे देखकर हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब तो वो चाहकर भी इस खिड़की से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, या उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फ्रांसिको के गार्ड उसी रूम के बाहर पहरा दे रही थी। तो दोस्तों, कैसा आइडिया है हमारी हीर के दिमाग में? क्या करने वाली है हमारी हीर ऐसा जो वो उस कमरे से बाहर निकल जाए? ये तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप स्टोरी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जब उसने दरवाजे के नीचे से धुआं निकलता हुआ नजर आया, जिसे देखकर उन दोनों ने कंफ्यूजन से पहले एक दूसरे की तरफ देखा। उसमें से एक आदमी ने कहा, कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई? तो दूसरे आदमी ने कहा, पर हम अभी डोर ओपन नहीं कर सकते, वो उसने सख्त मना किया है। तो पहले आदमी ने कहा, लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो वो समय नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरे आदमी ने कहा, चलो एक बार चल कर देखते हैं। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अंदर से हीर की चीखने की आवाज़ आई, आग 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 लग गई अंदर, जल्दी से गेट खोलो, अंदर बहुत धुआं भरा गया है, मुझ में सांस नहीं ली जा रही है। ये बात सुनकर उन दोनों आदमियों की आंखें बड़ी हो गई। उसमें से पहले वाले आदमी ने जल्दी से डोर अनलॉक किया और अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे ही वो दूसरा आदमी भी अंदर चला गया। अंदर काफ़ी धुआं भरा हुआ था, जिससे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों को मलते हुए आसपास हीर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजा बंद होने की तेज आवाज़ आई और दोनों ने झटके से पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो दोनों जल्दी से दरवाजे के पास आए और डोर पीटते हुए बोली, हीर दरवाजा खोलो, देखो ये तुम सही नहीं कर रही हो, बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर हीर तो जो दरवाजा बाहर से लॉक किए अपने हाथ बांधे खड़ी उन दोनों की आवाज़ सुन रही थी। उस सीन उनकी भी तेज आवाज़ में कहा, तुम्हारे बॉस की तो ऐसी की तैसी, मैं डरती हूँ क्या उससे? और फिलहाल तुम सोचो कि तुम खुद को अपने बॉस के से कैसे बचाओगे, क्योंकि मैं तो चली। कहकर हीर वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन हॉल में काफ़ी सारे आदमी खड़े हुए थे, जिसने हीर को बाहर की तरफ जाते हुए देख लिया था और कुछ ने तो उन आदमियों को आवाज़ भी सुन ली थी। जैसे ही उन्होंने हीर को सीढ़ियों से ऊपर खड़े हुए देखा तो जल्दी से उन्हें पकड़ने के लिए भागे। पकड़ो से, भाग ना पाए, वरना बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। हीर जल्दी से दूसरी तरफ भागी। अब वो आदमी हीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन हीर भी बड़ी फुर्ती से बच रही थी। जब वो आदमी हीर को पकड़ नहीं पाए तो उसमें से एक आदमी ने अपनी गन निकालकर हीर पर निशाना साधते हुए कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी उसके साथ वाले आदमी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता ना है ना, बॉस का ऑर्डर है कि इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो उस आदमी ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा हो ये लड़की हमारे हाथ नहीं आ रही है। फिर उस आदमी ने हीर की तरफ देखकर एक फायर किया, जिससे हीर जहाँ थी वहीं रुक गई। उसने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा, अगर मुझे एक भी खरोंच आई ना तो याद रखना, मेरे डैड तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम हमारी ही कैद में होकर हमें ही धमकी दे रही हो। अभी वो आदमी कुछ और कहने ही वाला था, तभी एक आदमी बाहर से दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, बाहर कई सारे आदमियों ने पूरे विला को घेर लिया है। उन दोनों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, कौन है वो लोग? तो वो आदमी जो बाहर की से भागते हुए आया था घबराते हुए बोला, नहीं जानता, पर वो पूरी की पूरी फोर्स है और वो काफ़ी सारी तादाद में है, जबकि विला में इतने आदमी मौजूद नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा देर तक उनके सामने टेक पाएंगे। तभी एक तेज धमाके की आवाज़ आई, जिससे उन तीनों की नज़रें मैन एंट्रेंस की तरफ गई।
वही हीर अब रिलैक्स होकर उसको देख रही थी। उसके फेस पर एक अलग ही तरह की स्माइल थी, जैसे वो जानती हो कि यह आदमी किसकी बात कर रहा है। हीर आराम से सोफे पर पैर को क्रॉस करते बैठ गई और अपनी दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर रखकर बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, मैं बताती हूँ ना कि वो लोग कौन हैं। वो हैं तुम सब की मौत। अब मतलब मेरे डैड आए हैं मुझे बचाने के लिए। यह सुनकर उनके सामने खड़े आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तब तुम भी हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करो। सबसे पहले हम तुम्हारे डैड के आदमियों को से निपटते हैं, फिर तुम्हें देखते हैं। कहकर उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, चलो बाहर, तुम्हें उन्हें अंदर आने से रोकना होगा। इसी के साथ वो तीनों मैन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। उसके पीछे पीछे बाकी के सभी आदमी भी बाहर चले गए, पर उसमें से एक आदमी वहीं रुक गया हीर पर नजर रखने के लिए। पर हीर तो आराम से सोफे पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक नज़र अपने बगल में रखे हुए आदमी को देखा और फिर अपनी नेल्स को देखते हुए बोली, तुम भी चले जाओ बाहर, शायद तुम्हें तुम्हारे उन आदमियों को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। उस आदमी ने हीर को घूर कर देखा और कहा, अपना मुंह बंद रखो। कहकर उसने वापस अपनी नजरें सामने की तरफ कर ली। वो सभी लोग बाहर गए तो बाहर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके जितने भी आदमी थे जो बिला के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, उन सभी की लाशें एक तरफ किसी ढेर की तरफ पड़ी हुई थी और सामने का मेन गेट किसी ब्लास्ट के साथ उसके परखच्चे उड़ा दिए गए थे। और उसी मेन गेट से रणवीर फुल स्पीड और एटीट्यूड के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। रणवीर के फेस पर नजर आ रहा उसका रोब, उसका ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो वो आदमी भी थोड़ा सहम गए। उसी के पीछे आरव और अबीर भी वहीं आ रहे थे। रणवीर को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए उस आदमी ने रणवीर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा। इसके आगे कि वो आदमी कुछ बोलता तभी एक फायर हुआ और उसी आदमी के मुंह में एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसके हाथ में गन छूटकर दूर जा गिरी और वो घुटनों के बल अपना हाथ पकड़े दर्द से कराने लगा। रणवीर अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तिरछी नजरों से आरव की तरफ देखा और उसने कुछ इशारा किया। आरव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो अंदर चला गया। वहीं रणवीर ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, रणवीर को धमकी देने की औकात नहीं है तुम्हारी, और चले थे मुझ पर फायर करने। फिर उस आदमी के पीछे खड़े आदमियों को देखते हुए कहा, इसकी हालत देख तो समझ आ ही गया होगा कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तो उसके हाथ पर गोली चलाई है, अगली बार किसी ने भी मुंह खोला या मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो गोली सीधा भेजे में जाकर लगेगी, फिर चीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो समझ गया कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली नहीं है और वाकई वो ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि रणवीर की आंखों में एक अलग ही तरह की शैतानियत नजर आ रही थी। वो चुपचाप साइड हट गया और अपना सिर झुकाए खड़े हो गए। रणवीर ने घुटनों के बल बैठे हुए आदमी को एक नज़र देखा और फिर अपने कदम मैनेंडर्स की तरफ बढ़ा दिए। अंदर हीर अभी भी वैसे ही लापरवाही से बैठी हुई थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस सिचुएशन में भी उसे जरा सी भी घबराहट हो रही है। तभी हीर ने आरव को अंदर आते हुए देखा तो जल्दी से खड़े होकर भागकर उसके पास आ गई और जैसे ही वो आरव के गले में अपनी बाहें डालने वाली थी, आरव ने उसे अपने हाथ गले के इशारे से रोकते हुए कहा, चुपचाप खड़ी रहो, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना वो गलती माफी के लायक नहीं है। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये लोग मुझे किडनैप कर लेंगे और तुम मुझे यहाँ बचाने आए ही क्यों हो। डांटने के बजाय मुझे बचाने ना ही आते। तभी पीछे से आते हुए रणवीर ने कहा, आज तुमने गलती की है ना हीर, उसकी तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तुम्हारा बचपना समझकर अब तक तुम्हारा बचपना समझकर हर बात को मैं इग्नोर करता रहता, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी। कहते हुए रणवीर हीर के सामने आकर खड़ा हो गया। हीर रणवीर को देखते ही कर जल्दी से रणवीर के सीने से लग गई, पर रणवीर ने उसे हग नहीं किया, बल्कि ऐसे ही बिना किसी भाव के खड़ा रहा। हीर ने जब देखा कि उसके डैड ने उसे वापस हग नहीं किया तो अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, डैड आप भी मुझे पर गुस्सा करेंगे क्या। रणवीर ने उसे खुद से दूर करते हुए सख्त लहजे के साथ कहा, तुम्हारी हरकतों को काबू में करने के लिए तुम पर गुस्सा करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। फिलहाल के लिए अबीर के साथ वापस मेंशन में जाओ, तुम्हारा फैसला तो मैं वहीं आकर करता हूँ। कहकर रणवीर ने अबीर की तरफ देखा तो अबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हीर से कहा, हीर चलो तुम्हें मेंशन पहुंचा दो। हीर ने पहले रणवीर की तरफ देखा फिर आरव की तरफ, जो कि गुस्से में उसे ही घूर रहा था। हीर समझ गई कि उसने इस बार बड़ा वाला पंगा ले लिया है और अब उसे अपने डैड और आरव दोनों का ही गुस्सा सहन करना होगा। इसीलिए उसने चुपचाप वहां से जाने में ही भलाई समझी। वो चुपचाप अबीर के साथ वहां से निकल गई। हीर के जाते ही रणवीर ने आरव से कहा, उस फ्रांसिको को ढूंढो और उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की। आरव ने कहा, हाँ या अंकल, अब उनका अंजाम भुगतने का वक्त आ चुका है, बहुत हो चुका इन लोगों का। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। आरव ने अपना फोन निकालकर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया और वो भी वहां से बाहर निकल आया। दूसरा दिन हीर हॉल में ही उस अपने चुपचाप से झुकाए खड़ी हुई थी, जैसे रणवीर से मिलने वाली पनिशमेंट का इंतजार कर रही थी। वहीं आरव और रणवीर दोनों ही सोफे पर बैठे हुए गुस्से से हीर को घूर रहे थे। रणवीर ने जब देखा कि दोनों में से कोई
हीर ने जब देखा कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, डैड, एक तो मैं किडनैप हो गई और आप लोग मेरा हाल पूछने की बजाय मुझे ही गुस्से से घूर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको मुझे पूछना चाहिए कि हीर बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तभी रणबीर की रोबदार आवाज़ हीर के कानों में आई, जिसे वो आगे की बात कहते कहते रुक गई। बातें बनाना बंद करो हीर, तुम किडनैप हुई नहीं थी, तुमने जानबूझकर खुद को किडनैप करवाया था। रणवीर की बात सुनकर हीर एकदम से सकपका गई और इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं डैड, मैं भला खुद को किडनैप क्यों करवाऊंगी? मुझे क्या शौक है किसी के कैद में जाने का? आरव ने एक फेक सवाल के साथ कहा, हीर, तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? जितना तुम खुद को नहीं जानती ना, उससे कहीं ज़्यादा हम तुम्हें जानते हैं कि तुम्हारा ये खुरापाती दिमाग क्या क्या सोचता है। वाकई में हीर ने खुद को किडनैप ही करवाया था, क्योंकि रणवीर उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और हीर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। और वो अच्छे से जानती थी कि फ्रांसिको के आदमी किसी तरह से घात लगाए उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ही हीर ने उठाया था। अब अपनी चोरी पकड़ते देखकर हीर ने रोंदी सी शक्ल बनाते हुए कहा, डैड, मैं तो आपकी हेल्प ही कर रही थी ना, और आप ही की मुझे डांट लगा रहे हैं। तभी रणवीर जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हुआ, हीर, अपनी गलतियों पर लीपापोती करना बंद करो। रणवीर के ऐसे चिल्लाने से हीर एकदम से सहम गई और उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार था जब रणवीर ने उसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी, वो भी इस सख्त लहजे में। वरना रणवीर हमेशा ही हीर को किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। रणवीर का इतना गुस्सा में देखकर आरव जल्दी से खड़ा हुआ और रणवीर को शांत करते हुए बोला, अंकल, हम शांति से भी बात करते हैं ना, माना इससे गलती हो गई है तो हमें इसे समझाएंगे, प्लीज़ आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। रणवीर ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, इसका फेवर लेना बंद करो आरव, इसे पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में थी। हमेशा जोश में काम नहीं लिया जाता है, होश का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और ये बात इसे समझानी होगी। फिर हीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम आज अभी और इसी वक्त इंडिया वापस जा रही हो। हीर नम आंखों से रणवीर को देख रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके डैड उसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो जैसे ही रणवीर की तरफ आने लगी, डैड मेरी बात तो सुनिए, पर उसे पहले ही रणवीर वहाँ से चला गया। रणवीर को जाते देखकर हीर ने रुआंसा होते हुए ही आरव की तरफ देखा तो आरव ने फिर कहा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इस बार प्लीज़ कोई गलती मत करना और अभी यहाँ से जाओ। जब उनका गुस्सा शांत होगा तब वो तुमसे खुद बात करेंगे। हीर को अब बहुत रोना आ रहा था। वो आरव के सीने से लगे हुए बोली, आरव, डैड मुझसे कभी इतना गुस्सा नहीं हुए, क्या वो मुझसे बात नहीं करेंगे? अब आरव भला ही हीर से गुस्सा था, लेकिन ये भी सच था कि वो उसे बहुत प्यार करता था और उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने हीर को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने कहा ना हीर, दरअसल वो तुम्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं और तुमने आज जो हरकत की है उसे वो थोड़े डर गए थे, तो इसीलिए तुम उन्हें थोड़ा वक्त दो। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम उनसे माफ़ी मांग लेना, और तुम भी जानते हो रणवीर अंकल के लिए तुम उनकी जान हो। हीर ने अपना सिर उठाकर आरव की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मैं देख रही हूँ अभी तक 2-3 ही लाइक आए हैं। प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं डैड मॉम को कुछ बता तो नहीं देंगे ना? वैसे तो वो हर बार मेरी हर बात को हैंडल कर लेते हैं, कहीं इस बार उन्होंने मॉम को कुछ बता दिया तो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे बहुत पीटेगी। आरव ने हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारी पिटाई होनी तो बनती है। अगर रणवीर अंकल नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर उन्हें बता दूंगा। आरव की बात सुनकर हीर ने उसके सीने पर मुक्का बरसाते हुए कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगी। हालत बाद में ख़राब करना, फिलहाल के लिए इंडिया के लिए निकलो। कहकर आरव ने पीछे खड़े अपने आदमी को कहा, इसे सेफली एयरपोर्ट में पहुंचा कर आना और तब तक वहां से मत हिलना जब तक कि फ्लाइट इंडिया के लिए उड़ान ना भर दे। कुछ ही देर में हीर इंडिया के लिए जा चुकी थी। वहीं रणवीर और आरव वापस अपने काम पर लग गए थे। उन्हें भी यहाँ का सारा काम खत्म करके 2 ही दिन में इंडिया वापस लौटना था। इसीलिए रणवीर के आदमी हर जगह फ्रांसिको को ढूंढ रहे थे। फ्रांसिको अपनी फैमिली के साथ उसे बचते फिर रहा था। रणवीर ने फ्रांसिको के सारे ठिकानों को तबाह कर दिया था। इंडिया में प्रीत को आज कॉलेज से लौटने में देरी हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी से अपनी स्कूटी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ा रही थी। अविका आज कॉलेज नहीं आई थी, इसीलिए प्रीत अकेले ही घर के लिए निकल गई थी। प्रीत भले ही स्कूटी चला रही थी, पर उसके दिमाग में बार बार माहिर का ख्याल आ रहा था, क्योंकि माहिर से उसकी कई दिनों से कोई बात नहीं हुई थी। इसीलिए वो माहिर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और रह रहकर उसे माहिर पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि माहिर उसके किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। उसने तो सोच लिया था जैसे ही माहिर उससे मिलेगा पहले तो वो उसे अच्छे से कूटेगी, फिर पूछेगी कि वो इतने दिनों तक कहाँ गायब था।
प्रीत अपने ही ख्यालों में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उससे सामने से आ रही गाड़ी नजर ही नहीं आई। इससे पहले कि प्रीत उस गाड़ी से टकराती तभी प्रीत ने झटके से अपनी स्कूटी को ब्रेक लगाई और गनीमत रही कि सामने वाले ने भी वक्त पर गाड़ी की ब्रेक लगा दी थी। प्रीत अपनी आंखें बड़ी करके सामने देख रही थी। उसका दिल डर की वजह से जोर से धड़क रहा था। वो खुद से ही बोली, प्रीत तेरे दिमाग को क्या हो गया है? तू माहिर के पीछे पूरी पागल हो गई है। पागल लड़की, अभी तेरा एक्सीडेंट हो जाता। प्रीत खुद को ही गालियां दिए जा रही थी कि तभी सामने की गाड़ी का डोर ओपन हुआ और वहाँ से जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर प्रीत की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला। सामने कोई और नहीं माहिर था, जो गोगल्स लगाए उसकी देख रहा था। माहिर को देखकर प्रीत ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टैंड पर लगाई और जल्दी से भागकर वो माहिर के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए कहा, क्या ये सच में तुम हो माहिर? माहिर ने अपनी गोगल्स उतारकर उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? तो प्रीत ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती तो और किसको जानूंगी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो माहिर ने नासमझी में कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या या फिर मुझे पागल बना रहे हो? माहिर ने उसे साइड से हटाते हुए कहा, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए। अब हटो आगे से, मुझे कहीं जाना है। कहकर माहिर जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन कर वापस अंदर बैठने वाला था तभी प्रीत ने गुस्से में गाड़ी का डोर तेज आवाज़ के साथ बंद कर दिया। आसपास जा रहे लोगों ने जब दोनों के बीच की बहस को देखा तो धीरे धीरे कर वहाँ भीड़ होने लगी। वहीं प्रीत गुस्से से माहिर को घूर रही थी। माहिर ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम क्यों यहाँ तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्यों मेरा टाइम खराब कर रही हो? प्रीत ने अपने आसपास देखा जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर उसने हाथ बांधे और माहिर को थोड़ा अजीब और करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चुपचाप अपना ये ड्रामा खत्म करो कि यह खड़ी भीड़ से तुम्हें पिटवा दूं। माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, अजीब चिपकू लड़की हो तुम क्या मुझे पिटवाओगी? बल्कि मैं बताता हूँ कि तुम बस एक पागल हो, सरफरी लड़की हो जो ज़बरदस्ती मुझ पर अपना बॉयफ्रेंड बनने का इल्ज़ाम लगा रही है। माहिर की बात सुनकर प्रीत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने दिमाग में एक खुरापाती सोची, फिर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ओह तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? हाँ, माहिर ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल, कम से कम तुम्हें ये बात समझ तो आई। तो प्रीत माहिर से थोड़ा दूर हुई और अपनी पॉकेट में फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगी। फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे उस लड़के के साथ सगाई कर ही लेनी चाहिए जिसे मेरी मम्मी पापा ने पसंद किया है। मैं अभी अपनी मम्मी को बोल देती हूँ कि उस लड़के वालों को घर पर आने के लिए कह दे। कहकर प्रीत ने फ़ोन अपने कान पर लगा दिया कि तभी माहिर ने उसके हाथ में फ़ोन छीनते हुए कहा, खबरदार, जो चिलगोजे के साथ सगाई के सपने भी देखे तो उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। अपनी चाल कामयाब होता देख प्रीत ने एक पंच माहिर के पेट पर मारते हुए कहा, तो तब से ड्रामा क्यों किए जा रहे थे? माहिर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे प्रीत ने बहुत ज़ोर से पंच किया हो। उसके सिर फिर अपने आसपास देखा और प्रीत को कहा, चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। प्रीत ने कहा, मेरी स्कूटी खड़ी है, उसका क्या? माहिर ने कहा, उसे मेरे आदमी ले आएंगे, अभी साइड में आकर खड़ी कर दो। प्रीत ने अपनी स्कूटी साइड में किया और माहिर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। कुछ ही देर बाद माहिर की गाड़ी हाईवे की साइड में खड़ी हुई थी। प्रीत गुस्से में मुंह फुलाकर माहिर को देख रही थी। वहीं माहिर उसे इग्नोर करते हुए स्टीयरिंग पर अपनी अंगुलियों से टैप कर रहा था। प्रीत ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। कमेंट जरूर करना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।